हरियाणा में आया, लेकिन उसके झटके कांग्रेस अलग अलग राज्यों में महसूस कर रही है। यूपी में अखिलेश यादव ने बैठे बिठाए कांग्रेस को करंट दे दिया। अखिलेश यादव ने कांग्रेस से बिना चर्चा किए अचानक यूपी उपचुनाव की 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को झटका दे दिया। मैनपुरी की करहल सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। तेज प्रताप यादव मुलायम परिवार से आते हैं, अखिलेश यादव के भतीजे हैं, लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया। अजीत प्रसाद फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी को टिकट मिला है। नसीम सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है, वो सांसद लालजी वर्मा की पत्नी। मिर्जापुर की मझवा से ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है, वो पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी। प्रयागराज की फूलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। यानी अखिलेश यादव की लिस्ट परिवारवाद से भरी हुई है। किसी नेता की पत्नी, किसी की बेटी, किसी के बेटे, किसी के दामाद को टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी के नेता अपने फैसले को यह कहकर डिफेंड कर रहे हैं कि उन सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं जो सीटें पिछली बार सपा के पास थी। सुनिए एक बार। 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, उसमें से 5 सीटों पर सपा के विधायक पहले से ही थे और वो उन जगहों पर विधायक सांसद हो गए हैं। और एक सीट जो और है, वहाँ लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराने का काम किया था। इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी भाजपा को से आगे रही है और उनको हराने का काम हुआ है। 4 सीटों बाकी हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बातचीत हुई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सपा को एक भी सीट नहीं दी। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। 6 पर अखिलेश यादव ने उम्मीदवार उतार दी। कांग्रेस के लिए सिर्फ 4 सीटें ही छोड़ी। ये चारों सीटें भी अखिलेश एकमुश्त कांग्रेस को नहीं देने वाले। ये 4 सीट भी इसलिए छोड़ी है कि इस पर कांग्रेस से मोलभाव होगा। यानी अखिलेश यादव ने डंके की चोट पर मैसेज दे दिया कि 6 सीटें तो नहीं देने वाले, बाकी 4 पे बात करनी है तो करो। लेकिन कांग्रेस तो शुरू से 5 मांग रही थी सीटें। सपा ने कह दिया कि 6 तो उतार दिए बॉस, अब क्या 4 पे बात करते हो तो ठीक है, नहीं तो देख लो। 5 सीटों में 2 वो सीटें भी शामिल हैं जिस पर अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार ऑलरेडी उतार दिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे के लिए मझवा सीट मांग रहे थे, उस पर तो सपा का कैंडिडेट उतर गया। जबकि फूलपुर सीट पर भी कांग्रेस मजबूती से दावेदारी पेश कर रही है। अब कांग्रेस अखिलेश यादव पर भड़क रही है। यूपी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उनसे कोई चर्चा नहीं की गई। सुनिए एक बार। जिस तरह से 6 सीटों का ऐलान हो गया, कहा जा रहा है कि कोई आप लोगों से बातचीत में नहीं, कोई कॉन्फिडेंस में नहीं दिया गया। सच बात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है और अगर कोई होगी तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इन 10 विधानसभाओं में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का आयोजन हमने किया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बल्कि फुल कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं। तो ये तो हाल है इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस के दोस्त राहुल गांधी कांग्रेस को कोस रहे हैं और उधर कांग्रेस करेगी तो हमसे बिना बात किए समाजवादी ने टिकट उतार दे दिए लोगों को। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी बता दिया है कि हरियाणा में जो हुआ उसके बाद उनकी पार्टी तो कोई चांस लेने वाली नहीं। सुनिए समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा बीजेपी ने कांग्रेस को क्या नसीहत दी है। हरियाणा में क्या हुआ इसमें कोई जानकारी विशेष नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी रणनीति में चूक रही होगी, कोई बात ऐसी रही होगी जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। गठबंधन के साथ लड़ा जाएगा, पीडीए के साथ लड़ा जाएगा और समाजवादी पार्टी भरपूर बहुमत के साथ। यह हरियाणा में हुई हार का साइड इफेक्ट ही है कि कांग्रेस को यूपी में समाजवादी पार्टी सीट नहीं देना चाहती। इंडी गठबंधन के दूसरे साथी साथ नहीं दे रहे, तो अब बीजेपी भी राहुल गांधी को नेता विपक्ष की कुर्सी छोड़ने की सलाह दे रही है। After the sentiment and the opinions expressed by the partners of the Indie Alliance, Mr. Rahul Gandhi has no moral right to remain as the leader of opposition, ideally, ethically and morally. इंडी गठबंधन की एकता का हाल देखिए कि इसमें शामिल पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा आरोप लगा दिया। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने एक वीडियो शेयर किया और आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता पीडीपी कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं।
इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुंडों ने वाघामा में पीडीपी कार्यकर्ता की गौशाला में आग लगा दी। कल से ही वो पत्थर फेंककर खिड़कियों को तोड़ रहे हैं और पीडीपी कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहे हैं। जीत में अपमान और अहंकार ही एनसी की पहचान है। मैं आपको हमारे कार्यकर्ताओं पर उंगली भी नहीं उठाने दूंगा। यानी एक हार ने कांग्रेस के साथ पूरे इंडी गठबंधन को एक्सपोज कर दिया। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को भी कैसे एक्सपोज कर दिया, पाठशाला की अब अगली क्लास इसी पर, जिसमें आपको बताऊंगा कि मुसलमानों की जाति, पीएम मोदी का वो एक सवाल जिसने कांग्रेस की कलई खोल दी। पार्टी, पॉलिटिक्स और टीम, राहुल वर्सेस मोदी के बीच का बड़ा अंतर बताने वाला चैप्टर, अब उसे खोलते हैं। हरियाणा में करारी हार के बाद राहुल गांधी की झूठ और भ्रम की राजनीति सामने आ गई और इसी के सहारे वो हरियाणा जीतने का सपना देख रहे थे। लेकिन जनता ने उनकी जगह पीएम मोदी की पॉलिटिक्स पर भरोसा फिर से जता दिया। और आप देखिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स में कितना अंतर लोगों को अब साफ साफ दिखता है। राहुल गांधी को हरियाणा की हार पर बोलने में 24 घंटे लग गए। राहुल गांधी खुद सामने नहीं आए, चुपके से ट्वीट कर कोरम पूरा कर दिया, जबकि चुनाव में घूम घूम कर कह रहे थे कि वो किसी से डरते नहीं। लेकिन एक हार ने बता दिया कि राहुल गांधी सिर्फ बातों के शेर हैं। बयान बहादुर हैं, लेकिन सच का सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं है। दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स देखिए। चुनाव में जीत मिले या हार, दोनों को सिर माथे लगाते हैं। कम सीटें आती हैं तो मुंह नहीं मोड़ लेते या ईवीएम को दोष नहीं देने लगते। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सत्ता में नहीं आई, लेकिन पीएम मोदी ने वहां भी जनता का शुक्रिया। यह बड़ा अंतर है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। अब तक कांग्रेस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज उन्होंने यह बड़ी बात कह दी कि कांग्रेस हिंदुओं की जाति की बात तो करती है, लेकिन मुसलमानों की जातियों के बारे में कुछ नहीं बोलती। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे लोगों को फिर आगाह किया कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं को बांटना चाहती है। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है वो वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे देश में हिंदुओं की जाति पर तो खूब बात होती है। राहुल गांधी को भी आपने जाति जाति करते सुना होगा। बहुत सारे नेता जाति की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों की जाति क्या है आप देश में घूम के किसी से पूछ लीजिए, लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि नेता भी नहीं बात करते, कहीं छपता भी नहीं है, कहीं कोई बोलता भी नहीं है। मुसलमानों के बारे में नहीं बताया जाता कि वो किस तरह से जातियों में बटे। अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात करूं, आपको यह जानना चाहिए कि जब हम मुसलमानों की बात करते हैं, आप में से बहुत लोगों को यह नहीं पता होगा कि मुसलमान कितने समुदायों में बटे हैं। मुसलमानों को अगर आप देखेंगे तो उनके जो दो सेक्ट हैं, दो समुदाय मोटे तौर पर, वो सुन्नी है, सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान। आपको भी सिर्फ इतना ही पता होगा कि भाई शिया सुन्नी होते हैं, इसके आगे कभी आपने कुछ सुना है? लेकिन सुन्नी में भी देखिए कितने समुदाय होते हैं। जो सुन्नी होते हैं उसमें 6 सेक्ट होते हैं, 6 समुदाय। एक तो हनफी होते हैं। ये हनफी जो हैं वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। इनके भी 2 समुदायों में ये बटे हुए हैं। इनमें एक देवबंदी होते हैं और दूसरे बरेलवी होते हैं। बताइए कितनों को पता है ये सब? इसके बाद दूसरा जो समुदाय है सुन्नी में, वो है मालिकी। ये जो मालिकी हैं ये मोटे तौर पर मिडिल ईस्ट के देशों में पाए जाते हैं। तीसरा समुदाय है शाफई। ये कहां मिलते हैं भाई? ये भी मिडिल ईस्ट और इंडोनेशिया में। चौथा है हम्बली।
ये भी सुन्नी होते हैं, ये कतर, सऊदी अरब, कुवैत में मिलते हैं। पांचवा जो है वो है सल्फी और वहाबी। ये कहां मिलते हैं? ये दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट में मिलते हैं। और छठा जो नाम है वो है अहमदिया, अहमदिया मुसलमान। ये भारत और पाकिस्तान में मिलते हैं। और मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इनको मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, तो इनको बड़ा अत्याचार सहना पड़ता है। लेकिन आपको पता था कि हनफी, मलिकी, शाफई, हमली, वहाबी और अहमदिया मुसलमान भी होते हैं? नहीं पता, यही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। अब आप शियाज में देखिए, शिया में देखिए, इनमें भी 3 और समुदाय हैं। एक है इसरा अशरी, इसरा अशरी। ये ईरान, इराक, भारत, पाकिस्तान और लेबनान में मिलते हैं। दूसरा वर्ग है इसमें इस्माइली। ये कहां मिलते हैं? ईरान, मिडिल ईस्ट और भारत और पाकिस्तान में। इस्माइली में भी 4 समुदाय आते हैं। इसमें कौन कौन है? फातमी, उसके बाद बोहरा, तीसरा जो वर्ग है वो कौन सा है? खोजे, और चौथा नुसैरी। बताइए। और तीसरा जो शियाओं में समुदाय है वो होता है जैदी। ये कहां मिलते हैं? ये यमन में मिलते हैं। ये मुसलमानों में इतने समुदाय हैं, किसको पता है? नहीं पता। यही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। अगर आप भारत में मुसलमानों की जातियों की बात करेंगे, भारत में मुसलमान जो हैं, अब जरा उनके बारे में जानिए। ये भी आप में से 99% लोगों को नहीं पता होगा। अगर भारत में मुसलमानों की जातियों के समूह को देखें तो ये मोटे तौर पर 3 जातियों के समूह में बटा हुआ है। एक है अशराफ, या अशराफ कहते हैं, अशराफ। दूसरा है अजलाफ, और तीसरी अर्जाल। ये 3 जातियों में मुसलमान मोटे तौर पर बटा हुआ। इनमें कितनी जातियां हैं भाई? अशराफ के अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर सैयद ये आते हैं, शेख, पठान, मिर्जा और मुगल। ये जातियां जो हैं वो अशराफ के अंदर आती हैं। इसी तरह अगर आप अजलाफ में देखेंगे, इसमें कौन कौन आते हैं भाई? इसमें आ गए अंसारी, मंसूरी, रायन और कुरैशी। इसी तरह से अर्जाल में भी हैं। इसमें आप देखिए हलाल खोर, हवारी और रज़ाक। इस्लाम के जानकार बताते हैं कि मुसलमानों में जाति प्रथा हिंदुओं की तरह ही काम करती है। मुसलमान भी अपनी जाति में शादी करना पसंद करते हैं। लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि यह सब बातें आपको क्यों नहीं पता। इसकी 2 बड़ी वजह है। एक, मुसलमान भले जातियों में बटा हो, आपस में उनका जो व्यवहार हो, लेकिन उसने अपनी पहचान बाहर सिर्फ मुसलमान की बनाई है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी मुसलमान को जातियों में बांट के बात नहीं करती, वो सिर्फ मुसलमान की आइडेंटिटी देखती हैं, क्योंकि उन्हें मुसलमान का बल्क में वोट चाहिए होता है। हिंदू को बांटना आसान है, इसलिए हिंदू की जातियों की बात होती है। यही आरोप नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं कि हिंदू की जाति तो किसी से चलते फिरते पूछ लीजिए, सबको पता है। मुसलमान की जाति की बात क्यों नहीं करते ये नेता? क्योंकि हिंदू को बांटने का प्रयास होता है। ये आरोप लगा रहे नरेंद्र मोदी। यानी मुसलमानों में भी इतनी जातियां हैं, लेकिन बात सिर्फ हिंदू की जातियों की होती है, क्योंकि हिंदू वोटों को जातियों में तोड़कर अपना सियासी फायदा उठाना है। इसलिए आज पीएम मोदी ने इसकी सच्चाई सबको बताई। पीएम मोदी ने आज यह भी बताया कि हरियाणा के चुनावी नतीजों ने कैसे कांग्रेस के एक एक नैरेटिव की हवा निकाल दी। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। कांग्रेस ने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने कांग्रेस के खतरनाक इरादों को भांप लिया, क्योंकि दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। यह बात बार बार बीजेपी उन तक पहुंचाती रही। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग नैरेटिव फैलाकर उन्हें भड़काने का भी प्रयास हुआ, लेकिन हरियाणा के युवाओं ने बीजेपी की विकास की राजनीति पर भरोसा किया। कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी के मुद्दे पर भड़काया,
लेकिन हरियाणा के किसान समझ चुके हैं कि उन्हें फसलों पर एमएसपी कौन दे रहा है। पीएम मोदी ने हरियाणा के चुनावी नतीजों को देश का मूड बताया और महात्मा गांधी के एक बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस को नफरत फैलाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री बताया। सुनिए पीएम मोदी। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है, ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। इसलिए हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। साथियों, मेरा पक्का विश्वास है, समाज को तोड़ने की आज जो कोशिश हो रही है, ऐसी हर साजिश को महाराष्ट्र के लोग नाकाम करके रहेंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो ऑन द स्पॉट एक्शन और रिएक्शन देने में भरोसा रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखिए जो हरियाणा के चुनावी नतीजे आने के बाद सन्नाटे में चले गए और उनकी चुप्पी तब टूटी जब बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने आज सुबह 10:35 पर एक ट्वीट के जरिए राहुल गांधी की चुप्पी पर प्रहार किया और अमित मालवीय के इस ट्वीट के करीब 1 घंटे बाद राहुल गांधी की चुप्पी टूटी। सुबह 11:36 पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव पर राहुल गांधी का पहला बयान आया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। आगे राहुल गांधी ने लिखा कि कांग्रेस हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रही है, अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। राहुल गांधी के इस बयान ने साफ कर दिया कि चीजें उनके एजेंडे के हिसाब से नहीं होंगी तो उन्हें हजम भी नहीं होगी। अब भी यह देख लीजिए कि बीजेपी ने आखिर राहुल गांधी की चुप्पी पर ऐसा क्या कहा जिसके बाद राहुल गांधी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों पर एक ट्वीट कर पाए, वो भी सामने आके बयान नहीं दिया। दरअसल बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया था कि अगर अहंकार और शालीनता की कमी का कोई चेहरा होता तो वो राहुल गांधी का होता। हरियाणा में हार के कई घंटे बाद भी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को मतदाताओं या कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने का समय नहीं मिला। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को उनकी परफॉर्मेंस के लिए बधाई देने का शिष्टाचार भी उनमें नहीं दिखा। कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, कोई मीडिया स्टेटमेंट नहीं। राहुल गांधी इसलिए सन्नाटे में चले गए क्योंकि उनकी टीम सिर्फ हवाबाजी कर रही थी, ग्राउंड पर किसी को काम नहीं करना था, सिर्फ सोशल मीडिया पर माहौल बनाते रहे। और इसलिए राहुल गांधी को भी हो सकता है झटका लगा होगा क्योंकि टीम कह रही थी कि सर हम तो जीत रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीते जाते। पवन खेड़ा, जयराम रमेश, सुप्रिया सुले जैसे नेताओं ने सोशल मीडिया पर नैरेटिव फैलाने में पूरा जोर लगाया कि हरियाणा के किसान पहलवान पीएम मोदी से नाराज है, हरियाणा के युवाओं में अग्निवीर योजना को लेकर गुस्सा है, हरियाणा के जाट पीएम मोदी के खिलाफ हो गए। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए, उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है बीजेपी ढलान की तरफ। कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर यह भी नैरेटिव फैलाया गया कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी है, पार्टी कम से कम 60 सीटें जीतेगी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह तक दावा किया कि अगर हरियाणा में बीजेपी की 15 सीटें आ गई तो नाम बदल देंगे। इसी माहौल की वजह से कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में इंडी गठबंधन के अपने सहयोगियों से भी किनारा कर लिया। लेकिन जब हरियाणा के चुनावी नतीजे आए तो सोशल मीडिया पर कांग्रेस की तरफ से सेट किए गए नैरेटिव की हवा उड़ गई, क्योंकि जो वोटर है वो दिन भर आपका ट्विटर देख रहा है, वो आपका रील देख रहा है, वो देख रहा है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। राहुल गांधी की टीम हवाबाजी में लगी रही तो नरेंद्र मोदी की टीम ग्राउंड पर काम करती रही। बीजेपी ने इस बार किस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, किसी भी तरीके का। उसके लाखों कार्यकर्ता दिन रात चुपचाप जमीन पर काम करते रहे। हरियाणा में पर्दे के पीछे रहकर बीजेपी के जिन 4 नेताओं ने हरियाणा में बीजेपी की अविश्वसनीय जीत की स्क्रिप्ट तैयार की, सारे एग्जिट पोल्स को गलत साबित किया, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। कैसे साइलेंटली काम होता है, सोशल मीडिया पर चुनाव नहीं जीते जाते। धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान को राज्य का चुनाव प्रभारी बनाया गया। जिम्मेदारी मिलने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा को अपना दूसरा घर बना लिया और ग्राउंड जीरो पर लगातार डटे रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य की छोटी बड़ी हर घटना के लिए गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क बनाए रखा।
दूसरा नाम है बिप्लब कुमार देब। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देब को हरियाणा का चुनाव सह प्रभारी बनाया गया, जो पिछले 2 साल से हरियाणा में एक्टिव थे। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर हरियाणा के हर इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की। चुनाव से पहले हरियाणा के लिए गए फैसलों के सूत्रधार बने। तीसरा नाम है सतीश पुनिया। जाट नेता सतीश पुनिया को बीजेपी ने हरियाणा का प्रदेश प्रभारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी। जाट वोटों में बीजेपी की पैठ बनाने में सतीश पुनिया की अहम भूमिका रही। चौथा नाम सुरेंद्र नागर। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर को इसी साल हरियाणा का सह प्रभारी बनाया गया। उन्होंने सतीश पुनिया के साथ मिलकर जमीन पर काम किया। सुरेंद्र नागर बड़ा गुर्जर चेहरा है और इसका फायदा भी बीजेपी को मिला। बीजेपी के इन चारों नेताओं ने सोशल मीडिया पर नहीं, हरियाणा में जमीन पर काम किया। हरियाणा में विधानसभा सीटों को आपस में बांटा और अपने हिस्से में आई सीटों पर जनता तक पहुंचने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर दिया। इन सभी नेताओं ने मिलकर जातीय समीकरणों को साधा और उसी हिसाब से मुद्दे भी तय। तो ये है नरेंद्र मोदी और ये है उनकी टीम। ऐसे होता है काम। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। दलित वोटर की पहली पसंद राहुल गए या नरेंद्र मोदी? हरियाणा का रिजल्ट दलित वोटर पर क्या कह रहा है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से गुजरी, कांग्रेस खत्म होती गई क्या? महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, अब 3 चुनाव जो आने वाले हैं उसमें क्या खेला होने वाला है? अब इसका चैप्टर। हरियाणा के नतीजों में बीजेपी की कोर टीम, बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट कमाल का था। बीजेपी ने ऐसा समीकरण बनाया जिसमें कांग्रेस के नैरेटिव ध्वस्त हो। राहुल गांधी लगातार यह नैरेटिव बना रहे थे कि मोदी दलितों के खिलाफ हैं, मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी राज्य में दलितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है। राहुल गांधी के नैरेटिव का गुब्बारा हरियाणा के नतीजों के साथ फूट गया और नरेंद्र मोदी पर सारे वर्गों ने भरोसा किया। हरियाणा में ब्रांड मोदी का जादू कैसे चला, सवाल उठाने वालों के मुंह पर कैसे ताला लग गया, आज आपको यह पता चलेगा। मोदी मैजिक की चमक कैसे बढ़ी और हरियाणा में मोदी मैजिक के दम पर बीजेपी ने रिकॉर्ड कैसे बनाया, वो भी सुनिए। हरियाणा में 10 साल सरकार होने के बाद तीसरी बार फिर बहुमत मिला। 10 साल सरकार रहने के बाद भी वोट शेयर कम नहीं हुआ, बल्कि इस बार सबसे ज्यादा है। एंटी इनकम्बेंसी को मोदी मैजिक ने प्रो इनकम्बेंसी में बदला। मोदी मैजिक से हरियाणा में 5 नई सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली बीजेपी पहली पार्टी बनी। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। हरियाणा में शानदार जीत के बाद ब्रांड मोदी पर सवाल उठाने वाले खुद टाटा बाय बाय खत्म फिनिश होते दिख रहे हैं। हरियाणा में राहुल गांधी ने दलित, पिछड़ों, संविधान, आरक्षण का मुद्दा उठाया, लेकिन राहुल गांधी की बयानबाजी पर मोदी मैजिक भारी पड़ा। वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। आप देखिए, हरियाणा में दलितों की आबादी करीब 20% है और एससी वर्ग के लिए 17 सीटें रिजर्व है। 17 में से 8 सीटें बीजेपी ने इस बार जीती, जबकि 2019 में 17 में से 5 सीटें जीती थी। यानी दलितों के बीच, शेड्यूल कास्ट के बीच बीजेपी ने अपनी सीटें बढ़ा ली। हरियाणा के चुनाव नतीजों ने बता दिया कि दलित वोटर्स की पसंद पीएम मोदी है, ना कि राहुल गांधी। कांग्रेस के भड़काने के बाद भी दलित बीजेपी के साथ आए तो इसके पीछे ब्रांड मोदी बड़ी वजह है। 10 साल की सरकार के बाद भी दलितों का वोट कम होने के बजाय बढ़ गया बीजेपी के लिए। हरियाणा में ब्रांड मोदी कितना असरदार था, इसका एक और एग्जाम्पल देखिए। हरियाणा में बीजेपी ने 67% मौजूदा सीटें रिटेन की और 22 नई सीटें जीतने में कामयाब रही। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 19 नई सीटें जीती, लेकिन 50% मौजूदा सीटें रिटेन नहीं कर पाई। अंतर साफ है। जिस ब्रांड मोदी को राहुल गांधी खत्म बता रहे थे, उसी ब्रांड मोदी ने हरियाणा में चमत्कार करके दिखाया, जबकि खुद राहुल गांधी अपनी 50% सीट नहीं बचा पाए। यह है मोदी का करिश्मा, जिसे इंडी गठबंधन खारिज कर रहा था। और यह पहली बार नहीं है जब किसी चुनाव पर पीएम मोदी का ऐसा असर दिखा। जब भी पीएम मोदी का जादू चलता है तो इतिहास बनता है। आप खुद देखिए, अरुणाचल प्रदेश 2019 में खुद के दम पर सरकार बनाई बीजेपी ने। 2024 में फिर से जीत दिलाई, यानी बैक टू बैक इलेक्शन जीते। असम 2016 में खुद के दम पर बीजेपी ने सरकार बनाई, 2021 में फिर से चुनाव जीते, यहां भी बैक टू बैक 2 चुनाव जीते। ओडिशा 2024 में खुद के दम पर बीजेपी ने सरकार बना ली, पहली बार इतने सालों के बाद नवीन पटनायक की सरकार गई। त्रिपुरा 2018 में बीजेपी की सरकार बनी, लेफ्ट का गढ़ होता था। 2023 में फिर से बहुमत मिला, त्रिपुरा में मोदी मैजिक ने कम्युनिस्ट शासन का खात्मा किया। गुजरात 2002 से लेकर 2022 तक लगातार 5 चुनाव मोदी मैजिक में जीत चुके हैं। 2022 में तो इतिहास रच दिया। हरियाणा, यहां भी खुद के दम पर सरकार बनाई, 14, 19, 24 3 बार से हरियाणा में जीत रहे हैं।
मणिपुर 2017 में पहली बार सरकार बनाई, 2022 में फिर से बहुमत मिला, यहां भी बैक टू बैक चुनाव जीते। उत्तराखंड 2017 और 2022 में बैक टू बैक चुनाव जीती बीजेपी। उत्तर प्रदेश 2017 में प्रचंड बहुमत मिला, 2022 में फिर से बहुमत मिला, लगातार 2 बार अपने दम पर सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया। यानी यह वो इतिहास है जो मोदी मैजिक के दम पर बीजेपी ने बनाया। राहुल गांधी 10 साल से ईवीएम मोदी, अडानी, अंबानी करते रह गए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी इतिहास रचती जा रही है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक मोदी मैजिक चलता दिख रहा है। पीएम मोदी अपने प्रदर्शन से जीत के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन वो जीत का नहीं बल्कि हार का रिकॉर्ड बना रहे हैं। अगर आप देखेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उस दौरान क्या हुआ आप जरा देखिए। भारत जोड़ो यात्रा, ये राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, यात्रा निकाली थी। अब जरा इसका इंपैक्ट देखते हैं। सितंबर 2022 से लेकर कितना, जनवरी 2023 तक, इस दौरान क्या क्या हुआ भाई जरा ये देखिए। लोकसभा क्षेत्र कितने कवर किए? लोकसभा क्षेत्र कवर किए 71 इस यात्रा के दौरान। कांग्रेस लड़ी कितने में? कांग्रेस लड़ी 56 लोकसभा क्षेत्रों में। जीती कितना कांग्रेस? मात्र 23। तो भैया क्या भारत जोड़ो यात्रा की है? आधी सीट भी नहीं जीत पा रहे हो आप, आधी जीत रहे हो। फिर इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकाला, ये 82 लोकसभा क्षेत्र कवर किए, तो 82 लोकसभा क्षेत्र। फिर कांग्रेस यहां कितने में लड़ी? कांग्रेस लड़ी 49 सीट पर और जीती कितनी? भाई ये तो पहले वाले से भी ज्यादा फ्लॉप शो रहा, सिर्फ 17 सीट कांग्रेस जीत पाई। तो ये है भारत जोड़ो यात्रा। 2 यात्राओं में कुल 153 लोकसभा क्षेत्र राहुल गांधी ने कवर किए। इसमें से 105 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जीत पाई मात्र 40। यह है राहुल गांधी का रिकॉर्ड। 2 यात्राएं करने के बाद, इतना माहौल बनाने के बाद कांग्रेस को ट्रिपल डिजिट में नहीं ले जा पाए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश में कुल 9 चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा था वो भी देखिए। राहुल गांधी की यात्रा अक्टूबर 2022 में आंध्र प्रदेश में गई थी। मई 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वहां पर हार गई। राहुल गांधी की यात्रा नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश गई थी, लेकिन नवंबर में ही विधानसभा चुनाव वहां कांग्रेस हार गई। दिसंबर 2022 में कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान पहुंची थी। नवंबर 2023 में कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव हार गई। दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में राहुल की यात्रा हरियाणा में थी, लेकिन हरियाणा में भी कांग्रेस इस बार चुनाव हार गई। जनवरी 2024 में राहुल की यात्रा अरुणाचल प्रदेश गई थी। अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार गई। फरवरी 2024 में राहुल गांधी की यात्रा ओडिशा पहुंची थी। इसी साल ओडिशा विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा जहां से गुजर रही है, कांग्रेस खत्म होती जा रही है। कर्नाटक और तेलंगाना में भी गई थी ये यात्रा। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस जीत गई। कश्मीर में भी राहुल गांधी की यात्रा गई थी। कश्मीर में कांग्रेस जीती, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधे पर चढ़कर, और तब भी कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली। यानी ब्रांड मोदी के धमाकेदार कमबैक ने पूरे इंडी गठबंधन के लिए स्थिति अब पलट दी। पीएम मोदी, उनके कार्यकर्ता, उनकी टीम फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और ऐसे में आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी से मुकाबला आसान नहीं होगा। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।